माय चैनल। इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। अगर आप क्लास 6 में हैं या फिर आप यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको नॉलेज चाहिए तो आप मेरे इन वीडियोस को रिफ़र कर सकते हैं। और आप प्लीज़ इसके पहले के जो 4 वीडियोस हैं उनको भी देखिए क्योंकि ये एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है। वापिस से इस बार भी शुरुआत होती है एक इंसिडेंट से। इस बार इंसिडेंट में है संकरण, जब वो देखता है कि उसके दादा दादी वोट करने के लिए निकल रहे होते हैं। वो पूछता है अपने दादा दादी से कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उसको रिप्लाई मिलता है कि हम लोग अपने रूलर्स यानी कि जो हम पे शासन करने वाले हैं उनको चुनने जा रहे हैं। अब शुरू होता है चैप्टर हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, यानी कि जो हिस्ट्री है उसमें कुछ लोग राजा कैसे बन जाते थे। अब देखिए, लीडर्स चूज करना जो कि डेमोक्रेसी में होता है ये 50 साल पुरानी बात ही है मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में। तो पहले के ज़माना में लोग राजा कैसे बनते थे, तो बहुत पहले वैदिक काल के समय, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि लोग जन को चुनते थे, जन चुनती थी अपने राजा को, ठीक है। लेकिन उसके 3000 साल बाद, आज से 3000 साल पहले राजा का चुनाव की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आने शुरू हो गए। अब जो लोग बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करते थे वो अब राजा चुने जाने लगे, ठीक है। जिसमें से एक नाम है अश्वमेध या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस का। इसमें क्या होता था, इसमें एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था और राजा के लोग उसकी देखभाल करते थे। और ये जो घोड़ा था ये किसी भी किंगडम में चला जाता था। अब अगर दूसरे जो राजा जिसके ये किंगडम में आया है, अगर वो लोग इसे जाने देते थे तो मतलब कि वो राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली है जिसका वो घोड़ा था उस राजा की। और अगर वो उसे रोक लेते थे तो इसका मतलब होता था कि युद्ध होगा, ठीक है। अब जो राजा होता था, जो मेन जो राजा होता था उसको एक गद्दी मिली होती थी। अब देखिए, अब हम लोग वैदिक काल के राजा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, अब हम लोग उसके बाद के राजा के बाद में बोल रहे हैं। सीक्वेंस याद कीजिए, पहले था इंडस वैली का राजा लोग, अब फिर आया वैदिक काल के समय, अब हम लोग पोस्ट वैदिक एरा में जा रहे हैं। तो इस समय राजा के पास थ्रोन आ गया था। उसके जो आसपास के जो राजा थे जो उससे नीचे थे वो देखने आते थे अश्वमेध यज्ञ को चुपचाप। जो उसके वाइफ ऑफ सन्स होते थे राजा को, वो भी छोटे मोटे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। और जो प्रीस्ट होता था वो अपना रिचुअल करता था, राजा पे उसका अभिषेक करता था। जो वैश्य होते, जो नॉर्मल जो लोग थे वैश्य, वो लोग भी आते थे अपने अपने गिफ्ट्स को लेके। लेकिन जो शूद्र थे वो लोग को यहाँ पे एंट्री बैंड था। इसी सिस्टम को बोलते हैं वर्ण सिस्टम। अब हम लोग वर्ण सिस्टम के बारे में जानते हैं। ओह, ठीक है। अब ऋग्वेद हम लोग जानते हैं सबसे पहला वेद था, उसके बाद जो वेद आए वो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें क्या था, ये पृष्ठों के द्वारा पृष्ठ लिखे थे इन बुक्स को, और उनमें ये बताया गया था कि रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है। और ये लेटर वैदिक पीरियड में आता है और इनकी रचना गंगा यमुना बेसिन के आसपास वाले नॉर्थ इंडिया में हुई है, ठीक है। उस समय पृष्ठ ने, जो पुजारी थे, पीपुल को 4 भाग में बांट दिया, कॉल वर्ण। और हर वर्ण का अपना अलग अलग काम था। पहला जो वर्ण था वो ब्राह्मण का था। ब्राह्मण का काम था पढ़ना और पढ़ाना, वेदों को, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करना और बदले में दान लेना। दूसरा जो प्लेस था वो था रूलर्स का, जिनको क्षत्रिय बोलते हैं। ये युद्ध लड़ते थे और लोगों की रक्षा करते थे। तीसरा ग्रुप था वैश्यों का, जो कि फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स होते थे। ये लोग भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे जो अमीर थे। और सबसे निम्न कैटेगरी में थे शूद्र, जो जिसका काम बाकी तीनों ग्रुप की सेवा करना था और ये लोग कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते थे। वीमेन को भी शूद्रों की कैटेगरी में रखा जाता था।
और वीमेन और शूद्र वेदों का पाठ नहीं कर सकते थे। और ये जो सिस्टम था ये जन्म के आधार पे था। ठीक है। उसके बाद इसी तरह पे आगे चलते चलते कुछ लोगों को अनटचेबल घोषित कर दिया गया, जिसमें से कुछ क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदरर्स और जो लोग शमशान में काम करते थे उनको इसमें जोड़ दिया गया। और बोला गया कि इन लोगों के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो ये पॉल्यूटिंग है। ध्यान रखिएगा, ये लेटर वैदिक पीरियड में जुड़ा हुआ है, प्री वैदिक और पोस्ट और वैदिक पीरियड में ये सब नहीं आया था। अब बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ किंग्स का मानना था कि वो ब्राह्मण से ज़्यादा सुपीरियर है, तो कुछ का मानना था कि सिर्फ जन्म के बेसिस पे हम लोग वर्ण सिस्टम को नहीं मान सकते हैं। कुछ को मानना था कि भगवान एक है, सबकी रचना एक ही ने की है, तो वो अलग कैसे हो सकते हैं। और कुछ ने अछूआछूत की जो प्रैक्टिस थी उसको भी कंडेम किया। और पूरा इंडिया में पृष्ठ का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं था, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पर ये सब फॉलो नहीं होता था। अब हम लोग पढ़ते हैं जनपद के बारे में। जो राजा लोग बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कर दिए वो जनपद के राजा बन गए। ठीक है। जनपद का मतलब होता है वो जमीन जहाँ पर जन ने अपनी पैर रख दिए, मतलब कि जहाँ पे जन रहते हैं वो है जनपद, और उसका जो राजा था वो जनपद का राजा बन जाता था। अब ये जो जनपद हैं इनमें आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एग्जावेशन किए हैं और उन्हें बहुत सारे सामान मिले हैं, जैसे कि दिल्ली में पुराना किला, मेरठ के किनारे हस्तिनापुर और इटाह, अतरन जी खेरा, ये सब में इन्होंने जनपद की खोज की है, मतलब कि जहाँ लोग रहते थे पोस्ट वैदिक पीरियड में, तो उन्हें वहाँ मिले हैं हट्स, कैटल्स, अदर एनिमल्स और बहुत सारे क्रॉप्स। ठीक है। जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसेम एंड मस्टर्ड। उसके बाद उन्हें मिला था अर्दन पॉट्स, कुछ ग्रे कलर के थे, कुछ रेड कलर के थे, और उन्हें एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी भी मिला है, पेंटेड ग्रे वेयर। और ये जो ग्रे पॉट्स थे इसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन भी बना हुआ होता था। तो बेसिकली अब हम मेरा सिविलाइजेशन और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है। फिर आ गए महाजनपद, मतलब कि जो बड़े राज्य होते हैं। About 2500 years ago, some Janpadas become more important than others and known as Mahajanpads. Mahajanpads had a capital city. Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, brick or stone were built around them. अब धीरे धीरे जनपद में भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा उनको कहते थे महाजनपद, है ना। और इनकी एक कैपिटल सिटी होती थी जो कि वेल प्रोटेक्टेड होती थी, दीवार से, बीक दीवार से प्रोटेक्टेड होती थी। बेसिकली अब हम लोग मॉडर्न लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद किला का निर्माण होने लगा क्योंकि लोगों को डर था कि कहीं दूसरे किंग्स उनको अटैक ना कर दें। ठीक है। और ये भी था कि लोगों को, रूलर्स को दिखाना था कि वो कितने अमीर हैं और कितने शक्तिशाली हैं। और जो किला था उसके अंदर के लोगों पे भी अच्छे से कंट्रोल हो सकता था, है ना। उसके बाद ये जो दीवार बनता था इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत थी। इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी तभी आ चुकी थी कि कैसे इतने बड़े बड़े दीवार बनाते हैं। साथ ही साथ इसके लिए भयानक मात्रा में रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी, दूर दराज के क्षेत्रों से जो ट्रांसपोर्टेशन था वो भी अब मजबूत हो गया था। ये आप कौशाम्बी में ये आप किला को देख सकते हैं, 2500 साल पहले बना हुआ। अब जो नए राजा थे इन्होंने अब आर्मीज भी मेंटेन करनी शुरू कर दी, मतलब कि जो जो ऋग्वेद में नहीं होता था ऋग्वेद के टाइम में सबका चीज़ अब फिर से होने लगा, शुरू होने लगा। अब सोल्जर्स को सैलरी मिलने लगी और सालों भर किंग्स उनको रखने लगे। उसके बाद अब कॉइन्स छापने भी शुरू हो गए, पंचमार्क्ड कॉइन्स। अब एक नई चीज़ जो आई वो थे टैक्स, कर, लगान। ठीक है। अब चूंकि महाजनपद के लोग बड़े बड़े किले बना रहे थे,
आर्मी मेंटेन कर रहे थे और इनको दिखाना भी था कि ये बड़े लोग हैं, तो इनको अब और रिसोर्सेज चाहिए, है ना। तो उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब टैक्स लेने के लिए भी इनको ऑफिशियल चाहिए, तो उनको अपॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है। सबसे पहले टैक्स इन्होंने लगाया क्रॉप्स पर। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपुल फार्मर्स थे, और जनरली 1/6 जितना भी प्रोड्यूस है आपका, आप वो टैक्स के रूप में जमा कर दीजिए। इसको भाग या फिर शेयर बोलते हैं। क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्स था। ये हो सकता था कि मजदूरी के रूप में हो। हार्डर्स पे भी टैक्स था, आप एनिमल्स दीजिए। सामान पे भी टैक्स था, है ना। और हंटर गैदर्स पे भी टैक्स था। फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको राजा को देने होंगे। ये मत भूलिएगा कि हंटर गैदर सब एक्सटिंक्ट हुए थे, नहीं, सब साथ में थे। उसके बाद एग्रीकल्चर में क्या बदलाव आया, तो अब एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट शुरू होने लगा। ठीक है। सबसे पहले तो आयरन का हल का खोज हो गया और वो अब यूज़ होने लगा। फिर से बता रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन इस समय में अब आयरन को भी सब जानने लगा और उसका टूल्स बनाने लगा। ठीक है। आयरन का जो प्लग था वो वुडन प्लग से ज़्यादा एफिशिएंट होता था। दूसरा बात, पहले क्या होता था कि डायरेक्ट बीज को जमीन में छिड़क दिया जाता था। अब वैसा नहीं था। अब पहले, अब बीज को नहीं, अब धान के छोटे छोटे पौधों को डायरेक्ट जाके खेत में गाड़ा जाता था। इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। एक मॉडर्न मेथड है मेरा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो उस समय भी इसको यूज़ में लाया जाने लगा, जिससे कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया, ग्रीन का प्रोडक्शन मेरा बढ़ गया, यानी कि मेरी पॉपुलेशन भी अब बढ़ने लगी थी। और ये जो काम था, ये गुलाम लोग करते थे, दास और दासीज, और जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होता था खुद का, वो दूसरे के खेत में जाकर काम करते थे, कर्म कर्स। ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दो किंगडम्स के बारे में। पहला था मगध, जिसके बारे में पहले भी बोले हैं कि एक बहुत ही विशाल किंगडम था, है ना। और दूसरा वाजी के बारे में। मगध आपका ईस्ट इंडिया का है, वाजी आपका साउथ इंडिया का है। आ, तो मगध सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया 200 साल के लिए। मगध जो है वो गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ था, और इससे क्या फ़ायदा होता था कि वाटर ट्रांसपोर्ट आसान था, वाटर सप्लाईज मिल जाता था, ज़मीन उपजाऊ थी, है ना। और उसे कुछ पार्ट्स जो है फॉरेस्टेड भी थे, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिल जाता था, जिससे कि हमें एलिफेंट भी मिल जाता था उन फॉरेस्ट से। और फॉरेस्ट से हमें वुड मिल जाता था रथ रथ बनाने के लिए। और आयरन ओर के माइंस भी थे, जिससे हम टूल्स और वीपन्स बना सकते थे। ठीक है। अब इन सब कारणों की वजह से और लीडरशिप की वजह से मगध सबसे इंपॉर्टेंट जनपद, महाजनपद बन गया। मगध के जो दो पावरफुल रूलर्स थे वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु और बिंबिसार, इन दोनों ने बाकी जनपद को कॉन्क्योर करने के लिए बहुत सारे काम किए। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो था महापद्म नंद। ठीक है। उसने भी अपना राज्य को बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। राजगृह है, जिसको आज हम लोग राजगीर बोलते हैं, वो कैपिटल था मगध का बहुत सारे समय तक। इसको याद रखिएगा, राजगीर। उसके बाद जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया, जो कि आज की पटना है। तो बेसिकली बिहार को पहले मगध बोलते थे, और उसकी कैपिटल पहले राजगीर थी, फिर उस कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया गया, जो कि आज के पटना है। ठीक है। बिंबिसार और अजातशत्रु और महापद्म नंद। अब आज से 2300 साल पहले देखिए, मगध आपका भयानक राज्य बन गया 2500 साल पहले, 200 साल तक रहा भयानक राज्य। तो आज से 2300 साल पहले एक रूलर आया, अलेक्जेंडर, सिकंदर, जो कि मैसेडोनिया से आया था, जो कि पूरे दुनिया को जीतना चाहता था।
जीत तो नहीं पाया, लेकिन बहुत सारा पार्ट जैसे इजिप्ट और वेस्ट एशिया को जीता और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आया। ठीक है, और ब्यास को पार करते हुए आया। लेकिन जब वो यहाँ पर और बढ़ना चाह रहा था तो उनकी जो सेना थी वही यहाँ पे लड़ने से इनकार कर दी। उन्होंने सुना कि जो इंडिया के जो रूलर्स थे वो उनके पास बहुत ही बड़ी आर्मी है रथ और एलिफेंट्स की। ठीक है, तो बेसिकली अलेक्जेंडर यहाँ पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मगध और बाकी जनपद की आर्मी का नाम सुन के ही उसकी सेना यहाँ से डर गई और चली गई। दूसरा है वाजी। वाजी भी बिहार में ही है, सॉरी मैंने पहले बोल दिया था कि ये साउथ इंडिया में, सॉरी। वाजी का कैपिटल था वैशाली में, जो कि बिहार में ही है। अब इसमें एक अलग तरीके की गवर्नमेंट चलती थी जिसको जन या फिर संघ बोलते हैं। गण और संघ में एक नहीं बल्कि कई सारे रूलर्स थे और हर एक को राजा बोलते थे। हर राजा सारा रिचुअल्स एक साथ परफॉर्म करता था, एक साथ मिलता जुलता था और क्या डिसाइड करता था कि क्या करना है, कैसे करना है, डिबेट के द्वारा। ठीक है, लेकिन वो जो राजा थे उनमें वीमेन, दासाज और कर्मकर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद जो बुद्ध और महावीर थे ये भी गण और संघ में बिलोंग करते थे। ठीक है, और इसीलिए बुद्धिस्ट के बुक में आपको गण और संघ का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मगध में एक राजा होता था और वाजी में गण और या फिर संघ होते थे, मतलब राजाओं का पूरा एक ग्रुप होता था। ठीक है, अब एक कहानी दिया गया एनसीईआरटी में, अब वाजीज के बारे में एक कहानी लिखा गया है। दिघानियाक एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है। बोला ही क्यों, क्योंकि बुद्धा और महावीरा दोनों ही संघ और गण से थे, तो वाजीज के बारे में ये लोग का लिखना जाहिर सी बात है। ठीक है, ये जो आपका दीघा निकाया है इसमें बुद्धा के कुछ स्पीचेस लिखे हुए हैं और ये आज से 2300 साल पहले लिखे होंगे, मतलब कि मगध और वाजी एम्पायर के टाइम पे ये सब लिखे होंगे। देखिए सबका एक, आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए तो आपको सब समझ में आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका 4500 साल पहले बना, 3900 में वो ख़त्म हुआ। आपका जो वेद है वो 3500 साल पहले लिखाया गया। फिर ये सब जो किंगडम है ये 2500 साल पहले आया और फिर 2300 साल में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एक सीरीज़ में आप लोग डेट वाइज याद कीजिए और तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कल्चर बदलते हैं। जो कॉटन की जो खोज हुई थी वो मेहरगढ़ में 7000 साल पहले शुरू हुई थी, है ना। जो ग्रासलैंड बनने शुरू हुए थे वो 12000 साल पहले बनने शुरू हुए थे। तो आप लोग इसको समझिए। फिर हम लोग ने ये भी देखा था कि 3 पार्ट में आपका है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में आपका 99% ह्यूमन हिस्ट्री है, जो कि आज से 12000 साल पहले तक था। मीजोलिथिक में 12000 से लेकर के 10000 साल तक था और उसके बाद का पीरियड नियोलिथिक है ना। तो अब हम लोग अजातशत्रु और वाजिस की कहानी पढ़ते हैं। तो अजातशत्रु कौन था? वो मगध का राजा था, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राजा। तो अजातशत्रु जो है वो वाजिस को अटैक करना चाहता था। जैसा कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि ये दोनों रूलर्स जो थे वो सब कुछ किए थे जिससे इनका किंगडम्स का विस्तार हो जाए। तो अजातशत्रु अपने मिनिस्टर वसाकारा को बुद्धा के पास भेजता है कि कैसे हम वाजिस पे विजय प्राप्त करें। अब बुद्ध तो बुद्ध ठहरे, एक तो वो अपने नॉन वायलेंस के पक्ष में, दूसरा वो खुद वाजी। अब देखते हैं उन्होंने क्या रिप्लाई दिया होगा। तो बुद्धा ने पूछा कि क्या ये वाजी अभी भी असेंबलीज में मीट करते हैं, है ना। तो उनको जब बताया गया कि हाँ आज भी वो असेंबलीज में मीट करते हैं, आज भी वो डिसीजन कलेक्टिवली लेते हैं, तो बुद्धा ने बोला कि वो लोग तब तक अविजित रहेंगे, उनको कोई नहीं जीत सकता जब तक कि वो
फुल और फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज ना करें। जब तक वो लोग अपना मत मिला के चलते रहेंगे उनको कोई नहीं हरा पाएगा। दे मीट एंड एक्टेड टुगेदर, जब तक वो लोग साथ रहेंगे तो उनको कोई नहीं हरा पाएगा। जब तक वो इस्टेब्लिश्ड रूल को फॉलो करेंगे, जब तक वो नियम का पालन करेंगे वो नहीं हार पाएंगे। दे रिस्पेक्टेड सपोर्ट एंड लिसन टू एल्डर्स, जब तक वो अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे और उनको रिस्पेक्ट करेंगे तब तक उनको नहीं हारा जा सकता है। वैजी वुमन वेर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, जब तक कि उनकी स्त्रियां को पे कोई फोर्स और वो कैप्चर नहीं की जाएंगी। चैत्यास लोकल श्राइन्स वेयर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, जब तक कि लोकल श्राइन्स को मेंटेन किया जाता रहेगा विलेजेस और टाउन्स बोथ में। वाइस सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीफ्स वेर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड द लीव द कंट्री फ्रीली, और जब तक कि उनके किंगडम में अलग अलग धर्मों के भी जो साधु संत होंगे उनको आने और जाने की अनुमति फ्रीली होगी, वो अपने विचार को फ्रीली बोल सकते हैं, तब तक वाजिस का हराना संभव नहीं है। तो बेसिकली बुद्धा अजातशत्रु को बोल रहे हैं कि वाजिस को हराया ही नहीं जा सकता है क्योंकि उनका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेटर है। राजाज और पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कनकर द संघास, लेकिन फिर भी राजा लोग संघास को कनकर करने के लिए प्रयास करते ही रहे। Nevertheless, these lasted for a very long time till about 1500 years ago. लेकिन ये संघ जो थे ये आज से 1500 साल तक एग्जिस्ट किए, मतलब कि लगभग लगभग 1000 साल तक संघास का एग्जिस्टेंस था। ठीक है। When the last of the गना और संघा वे conquered by the गुप्ता रूलर्स, लास्ट जो गना और संघ था उसको गुप्ता रूलर्स ने कैप्चर कर लिया, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। और इसीलिए चूंकि ये लोग 1500 साल पहले ख़त्म हो गए थे इसलिए जनरली सबको पता क्या होता है कि राजा मतलब एक ही आदमी होगा वो होगा। लेकिन हम लोग को ये जानना चाहिए कि ऐसा भी एक सिस्टम था जब गण और संघ सब मिल के राज्य को चलाते थे। ये उतने पॉपुलर हमको तो नहीं पता था इससे पहले, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्म था गवर्नमेंट का। एल्सवेयर में स्टोरी अलग होती है लेकिन आत्मा जो मूल मकसद है वो सेम होता है। इस बार हम लोग ग्रीस और एथेंस में जाते हैं। ग्रीस में आज से 2500 साल पहले सेम टाइम जब वाजी था, पीपुल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वाज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी जो आज पूरे दुनिया में फैला हुआ है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो एथेंस से शुरू हुआ 2500 साल पहले। इंटरेस्टिंगली सेम टाइम इंडिया में भी गना और संघ का बात था। ठीक, इसमें 30 साल के ऊपर के जितने भी मर्द थे सबको सिटीजन्स मान लिया गया और कम से कम 40 बार एक साल में ये लोग मिलते थे और टॉपिक्स को डिस्कस करते थे। सारे सिटीजन्स इसको अटेंड कर सकते थे और पोजीशन का जो अपॉइंटमेंट होता था वो लॉटरी सिस्टम के द्वारा होता था और जो सिटीजन्स थे वो आर्मी में और नेवी में भी काम करते थे, लेकिन वुमेन को सिटीजन कंसिडर नहीं किया जा सकता है, सेम एज वाजी। और जो फॉरेनर्स थे उनको भी राइट नहीं था कि वो भी सिटीजन बन जाए। और जो स्लेव्स जो थे एथेंस में उनको भी सिटीजन्स के रूप में काउंट नहीं किया जा सकता था। जस्ट लाइक वाजी में कर्मकर्स और जो शूद्र थे उनको काउंट नहीं किया जाता था। अब पूछ रहा है कि डू यू थिंक दिस वाज अ ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो ऑब्वियसली नॉट, है ना। रीजन्स आप बताइए। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। स्टेट वेयर ट्रू और फॉल्स। राजाज हु लेट दी अश्वमेधा हॉर्स पास थ्रू देयर हैंड्स वेर इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइस। तो राजा लोग जो लोग अश्वमेध के घोड़े को पास करने देते थे तो क्या उनको सेक्रीफाइस में बुलाया जाता था? बिल्कुल बुलाया जाता था। द चैरियटियर स्प्रिंकल्ड सैक्रेड वाटर ऑन द किंग, नहीं, ये काम प्रीस्ट का होता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस ऑन द सेटलमेंट्स ऑफ द जनपद्स। तो क्या जनपद में उन्होंने पैलेसेस को फाउंड किया? तो हट्स को फाउंड किया है, झोपड़ी वगैरह को। पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वेयर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर, हाँ सही बात है। मैनी सिटीज इन महाजनपद वेयर फोर्टिफाइड, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि कौसंबी। What were who were the groups who could not participate in the assembly of the गणास? तो विमेन, आपके शूद्रस, आपके कर्मकर्स, है ना, और आपके जो
चिल्ड्रन जो होते थे, बच्चे लोग, माइनर्स, वो लोग भी अटेंड नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर है कि वाई डिड द राजास ऑफ महाजनपद बिल्ड फोर्ट्स, तो अपनी पावर दिखाने के लिए, बचने के लिए, है ना, कंट्रोल करने के लिए, अपने लोगों को अच्छे से, अपना बॉर्डर बनाने के लिए, ऐसा वो लोग करते थे। इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट द इलेक्शंस डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच रूरल वेयर चूजन जनपद्स, तो जनपद्स में बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस होते थे, जो बड़ा सेक्रीफाइस करता था वही राजा बनता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है टुडे फॉर्म में। टुडे फॉर्म में जो लोगों का विश्वास ज़्यादा जीत जाए, फर्क नहीं पता कि वो अमीर हो या फिर गरीब हो, वही राजा बनता है। ठीक, इंपॉर्टेंट डेट्स, नए टाइप ऑफ राजा आज से 3000 साल पहले बनने शुरू हुए, जनपद। महाजनपद 2500 साल पहले अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया, और दिघानियक बुद्धिस्ट बुक, ये भी 2300 साल पहले लिखा गया, जब मगध और वजी था। और गना और संघ का डिक्लाइन खत्म हो गया पूरी तरह से 1500 साल पहले, जब गुप्ता रूलर्स ने इनको खत्म कर दिया। धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 में। हिस्ट्री के कुल 11 चैप्टर्स हैं। हाँ, क्लास 6 में 5 चैप्टर हो चुके हैं, 6 चैप्टर बाद में होंगे।